स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जूही और सीधे चलते देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। उनको लगातार मजबूत करने का काम, लगातार नवनिर्माण करने का काम अनवरत रूप से किया जा रहा है। और पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 8,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की धनराशि खर्च की है, जो एक बड़ी धनराशि है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के पश्चात देश भर में जिला न्यायपालिका के लिए 7,500 से अधिक कोर्ट कक्ष, 11,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जिसमें हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अब यह आज जिसका शिलान्यास हुआ है, यह नई इमारत भी इसमें शामिल हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न जो गैर जरूरी और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे ऐसे बहुत सारे कानून, उनको हटाकर वर्तमान परिदृश्य में के अनुसार, आज की नई आवश्यकताओं के अनुसार, जिससे कि न्याय मिलने में भी सरलीकरण हो और उनका समाधान हो, जो लंबे समय से निस्तारित है। अखिल भारतीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू करने का काम भी भारत की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही कुशलता से उसको आगे बढ़ाया है, बहुत कुशलता से उसको संपन्न किया है। इन कानूनों के लागू होने के बाद न्याय की अवधारणा को और भी अधिक मजबूती मिलेगी। जिस दिन ये तीनों कानून देश के अंदर लागू हो रहे थे, तो हमारे बहुत सारे अधिवक्ता साथी यहाँ से, आप सब लोग भी राजीव शर्मा जी, अन्य लोग, आप सब लोग भी उस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। भाइयों बहनों, नए कानूनों के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मजबूत सबूत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो कि आज की डिजिटल क्रांति के समय में आज जो आवश्यकता है उसको पूरी तरह से न्याय व्यवस्था में लाने का काम किया गया है। इससे सभी अधिवक्ता भाई बहनों को अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अपना पक्ष कोर्ट में आसानी से रखने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार राज्य के अंदर भी आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में जितनी भी न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जब भी आप मुझे भी मिले थे, तो मैंने हमेशा आपको यही कहा कि जो भी राज्य सरकार की तरफ से जो भी यथासंभव सहायता हो सकती है, आप यहीं के लिए नहीं, मुझे लांबा जी और उनकी टीम वहाँ नैनीताल के लिए भी आए थे। उस समय भी हमने कहा था कि नहीं, आप जहाँ भी यथासंभव जो भी सहायता सरकार की तरफ से हो सकती है वो जरूर होगी। और ये जो आज देहरादून बार एसोसिएशन के लिए नए चैम्बर भवन की मांग है, ये भी काफी लंबे समय से चल रही थी और आप सबको भी इसकी प्रतीक्षा थी। इस संबंध में बार एसोसिएशन देहरादून के साथ ही अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों ने भी मुझसे मिलकर इस नए भवन हेतु जमीन की मांग की थी। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था, अभी राज्यपाल बिष्ट जी बोल रहे थे, फिर हमारे बंटू जी बोल रहे थे, राजीव शर्मा बंटू जी, तो कुल 5,500 से अधिक लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, जैसा मुझे बताया गया है। इसलिए हमने आप सभी की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझते हुए जो यहाँ पर 5 बीघा जमीन थी, वो बार एसोसिएशन देहरादून को देने का निर्णय लिया था। मुझे खुशी है कि इस जमीन पर 1500 जो चैम्बर हैं, एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कैंटीन और पार्किंग आदि से परिपूर्ण 9 मंजिला भवन का निर्माण करवाया जाएगा, जिसका शानदार अभी आपने यहाँ पर एक चित्र हम सबको दिखाया है। इस भवन के शिलान्यास के साथ ही मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूँ, जैसा कि खजानदास जी शुरू हुए और हमारे जो है राज्यपाल जी, बंटू जी, सब लोगों ने कहा है और आप सब भी जरूर चाहते हैं। मैंने जिला जज साहब से भी जो है इस संबंध में भी चर्चा करी है और प्रेमचंद अग्रवाल जी तो हमारे
फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सारे राज्य की जो चाबी है इन्हीं के पास है। तो हम लोग जो है आपस में परामर्श कर लेंगे। और चूंकि अनेकों स्थानों पर भवन बनाए जाने हैं, अनेक स्थानों पर आपके साथियों के द्वारा, चाहे यहाँ का विकास नगर हो या सीमांत क्षेत्र खटीमा हो। आज बल्कि मैं आ रहा था तो अभी हमारे डॉक्टर अनिल डब्बू जी, ये मंडी परिषद के यहाँ चेयरमैन बैठे हुए हैं, इनकी संस्था को बिल्डिंग बनाने के लिए मिली है, तो पूछ रहे थे कि धनराशि वहाँ के लिए भी चली गई कि नहीं चली गई जब यहाँ आ रहे थे। तो मैंने कहा कि जहाँ भी धनराशि की जितनी जरूरत है, राज्य के जितने संसाधन है, राज्य भी आप सबका है, यहाँ के संसाधनों से जितना अधिकाधिक हम इस भवन के लिए कर सकते हैं, राज्य सरकार इस भवन के निर्माण को पूरा करने में हर संभव मदद। तो देहरादून से अभी आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को लाइव सुन रहे थे और भूमि पूजन कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया था। वही बात करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जैन समाज द्वारा आयोजित सिद्ध तप की पूर्ण आहुति पर सिद्धि शिखर विजय उत्सव में बूढ़ापारा स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जैन समाज में तपस्या की परंपरा है, ऐसे तपस्या से छत्तीसगढ़ में खुशहाली आएगी और सुख समृद्धि होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जैन समाज के संत मुनि बिना चरण पादुका के हजारों मील पैदल यात्रा करते हैं, खान पान का संयम रखकर मानव समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर गलतियों को स्वीकार करने और क्षमा मांगने की महान परंपरा है। और वहीं सीएम विष्णुदेव साय राजधानी छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सबसे बड़े पारंपरिक त्योहार तीज के मौके पर आयोजित तीज मिलन समारोह में शामिल हुए और बहनों को आशीर्वाद दिया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने राजधानी रायपुर स्थित निवास में आयोजित समारोह में प्रदेश के कई हिस्सों से आई महिलाएं जो है इस में शामिल हुई और वहीं राजस्व मंत्री ने महिलाओं का परंपरागत रूप से स्वागत किया। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक गुरु खुशवंत साहिब मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे। बलराम जयंती पर प्रदेश में किसान दिवस मनाया गया। राजधानी के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किसान दिवस पर कार्यशाला हुई, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अध्यक्षता कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने की। विशेष अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल और मोतीलाल साहू थे। कार्यशाला में प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक और किसान जो है वो शामिल हुए। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना के तहत भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपए देने का सरकार विचार कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश के कृषि क्षेत्र ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को पुरस्कृत किया है। प्राचीन काल से ही कृषि का महत्व है। आज 70% लोग किसानी कर रहे हैं। समाज आज प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव अमेरिका दौरे पर रवाना। एक हफ्ते के अमेरिका दौरे पर गए डिप्टी सीएम अरुण साव हाथ में श्री रामचरितमानस लेकर की यात्रा की शुरुआत एशियन डेवलपमेंट बैंक के सेमिनार में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के सेक्रेटरी भी दौरे में शामिल। तो रायपुर से यह जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव अमेरिका दौरे पर रवाना हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के सेक्रेटरी भी दौरे पर उनके साथ शामिल है। एक हफ्ते के अमेरिका दौरे पर डिप्टी सीएम अरुण साव। वहीं आपको बता दें हाथ में रामचरितमानस लेकर यात्रा की शुरुआत की है। बताते चले एशियन डेवलपमेंट बैंक के सेमिनार में उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे और अमेरिका दौरे पे एक हफ्ते के अमेरिका दौरे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव रवाना हुए।
और खबर रायपुर से है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई राधिका खेरा ने महिला सुरक्षा रेप पर एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान आपबीती सुनाई और कहा कि कांग्रेस के नेता अपने घर की महिलाओं को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें महिला सुरक्षा पर बोलने का हक नहीं है। राधिका खेरा ने संचार विभाग के मुखिया सुशील आनंद शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाया कि पहले भी महाराष्ट्र के मीडिया प्रभारी से बदसलूकी की थी, लेकिन पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एकात्म परिसर में राधिका खेरा ने मीडिया से चर्चा में पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के रायपुर की पत्रकार से बातचीत में साय सरकार पर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाने के आरोपों का तीखा पलटवार किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच अपने साथ घटित प्रकरण की विस्तार से जानकारी दी। और रेल सुविधाओं के मामले में कोरबा के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ की जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है, उसे लेकर कोरबा सांसद के साथ ही प्रदेश के बाकी सांसदों में भी असंतोष का माहौल देखा जा रहा है। बिलासपुर में आयोजित बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर जिस तरह से रेलवे ने भ्रामक जानकारियां दी, उससे तो स्पष्ट है कि रेलवे को यात्रियों की सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है। कोरबा सांसद ने कहा कि आम जनता के हित में रेलवे ने 1 महीने के भीतर कोई ठोस विचार नहीं किया, तो मजबूर होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। संतुष्ट मैं बहुत कम हूँ, क्योंकि विगत 5 सालों से लगातार मेरा प्रयास रहा है कोरबा को लेके कि यहाँ पर हमारे देश के सभी राज्यों के लोग रहते हैं और उनको रेल का आवागमन एक ऐसा एकमात्र मध्यम वर्गीय परिवार के लिए होता है, तो वो साधन क्यों नहीं दिया जा रहा, इससे मैं बहुत ज़्यादा नाखुश थी। और कई बार मैंने इसको संसद में उठाया भी, 0 आवर में भी उठाया, मंत्री से भी मिली, कई लेटर लिखे, और उसके बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जल्दी से काम होगा। अभी भी मैं पिछले महीने रेल मंत्री जी से मिली थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहन जी ये मैं बहुत जल्दी इस काम को करूँगा। अब जब काम हो जाए तभी आप कह सकते हैं कि हमको संतोषप्रद जवाब मिला है। अभी तो जो मैंने उनको सुझाव दिए हैं, लगभग 23 सुझाव दिए हैं, और इस बार चूँकि मैंने एक पत्रकार और एक यादव जी को भेजा था, इसलिए कि सभी मीडिया वाले मुझे पूछते रहते हैं कि रेल का क्या हो रहा है, ताकि हमारे मीडिया वाले खुद इस चीज़ को जानें कि हमने कितना प्रयास किया है और वो जनता के सामने इस बात को लाएं कि ये प्रयास कहाँ तक हमारा हो रहा है और कितना होगा और कितने समय लगेगा। क्योंकि 5 साल तो हो चुके, अभी ट्रेन बंद है, बल्कि लदान गाड़ियाँ जा रही हैं, पैसेंजर गाड़ियों को रोका जा रहा है 9-9 घंटे। और विगत जब मैं मंत्री से मिली थी, रेल मंत्री से, तो मैंने कहा भी था कि अनावश्यक रूप से गाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं और अचानक ये बात होती है। तो उन्होंने मुझे ये भी आश्वासन दिया था कि लगभग 5-6 दिन पहले रद्द हुई गाड़ियों के नाम पेपर में आ जाएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि जो यात्री टिकट खरीद चुके हैं गाड़ियों के, तो उनको जाने की व्यवस्था किसी दूसरी गाड़ी से भी की जाए। ये मेरा उनको सुझाव था। अब देखते हैं कि ये कितना कारगर होता है या पेपर में ही रहता है। जानती हूँ क्योंकि मैं भी घूमती हूँ और कई बार देखा जाए तो शक्ति स्टेशन, चापा स्टेशन, कोरबा स्टेशन तो ये पड़ता ही है, देखा है मैंने। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई भी रद्दोबदल हुआ है। और अब देख रहे हैं कि ये कब तक होगा, और नहीं होगा तो हमारे ये सोच है कि 1 महीने के अंदर कड़ी कार्रवाई आंदोलन किया जाए। ऐसा कुछ नहीं, मेरे को भी जानकारी मिलती थी और मैं कई बार सांसदों से मैंने कहा भी है, पुराने भी सांसदों से और भी नई सांसद से भी कहा था। आपकी जो जांजगीर की हैं, जांगड़े जी, उनसे भी मैंने कहा था कि क्या आप मेरे साथ चलेंगी, आपकी सरकार है। और अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई साहब, इधर भी उनकी सरकार, उधर भी डबल इंजन ही नहीं खिंच रहा है। पहले तो सिंगल था, कांग्रेस थे हमारी, तो हो सकता है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा हो, लेकिन अब तो डबल इंजन है। और ये 8 महीनों में यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ के मंत्रियों ने इस बात को अपने संज्ञान में क्यों नहीं लिया कि यहाँ की ट्रेन 72 ट्रेन यहाँ से कैंसिल हो जाती है और छत्तीसगढ़ को ही ऐसा क्यों अनदेखापन किया जा रहा है। ना कोई सांसद बोलता है, ना कोई मंत्री बोलता है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोहेल किदवई हमारे साथ कोरबा से जुड़ गए। सोहेल, जिस तरीके से रेल सुविधा की अनदेखी पर जो है अब सामने सांसद भड़की है, अब आगे क्या माहौल देखे जा रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई और क्या कुछ बदलाव होने की संभावना? जी, कोरबा जिले की हम बात करें अगर आपको, हाँ। तो कोरबा जिले को शुरू से ही उपेक्षित रखा जा रहा है, खासकर यात्री गाड़ियों के मामले में। हाँ। और जहां तक छत्तीसगढ़ पूरे की बात करें तो यहाँ से 72 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोयला जो उत्पादन कोरबा में होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, यात्री गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। और ये अंदर ही अंदर ये मामला सुलझ रहा है, कभी भी कोरबा में ये आंदोलन का रूप ले सकता है। और यात्रियों की उपेक्षा को लेकर अब तो क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस, सबने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। और ये सांसद जो कोरबा की ज्योत्सना महंत हैं, उन्होंने इस बारे में तो खास करके रेल मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री से भी बात की थी। और ये काफी बड़ा मामला जो है कोरबा में देखा जा रहा है। जूही, बिल्कुल, जिस तरीके से अब अभी आपने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, तो क्या अब आगे इस पर किसी तरह के एक्शन देखे जा सकते हैं, क्योंकि लोगों में जो है असंतोष व्याप्त है? जूही, ये बड़ा सवाल किया आपने। कोरबा जिले में सारे देश के कई प्रदेशों के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पावर प्लांट हैं, यहाँ पे खदानें हैं, तो यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। और यहाँ से जो ट्रेनें जाती हैं वो सारी ट्रेनों को फिलहाल केवल 2 ट्रेनें अभी चल रही हैं, वो भी लोकल, सबको रद्द कर दिए है। आपका जो सवाल ये है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा लोगों में गुस्सा है कि कभी भी यहाँ की रेल प्रबंधन समिति जो बनाई गई थी या पब्लिक कभी भी उबाल पे आ सकती है और ये मामला बहुत लंबा जा सकता है, आंदोलन का रूप ले सकता है। जी बिल्कुल सोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है। एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी पुलिस मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे। बरसते पानी के बीच परीक्षार्थियों ने एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम जल्द जारी करने की मांग की। प्रदर्शन में प्रदेश भर से अभ्यर्थी राजधानी में जमा हुए थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि इंतजार इतना हो गया कि हम मानसिक रूप से थक चुके हैं। जब तक रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा तब तक रायपुर से अपने घर नहीं जाएंगे, यहीं सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा करेंगे। परीक्षार्थियों ने कहा कि 3 सरकार देखने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं। और सूरजपुर में जहां आप तस्वीरों में साफ तौर पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 30 लाख रुपए की लागत से बना यह तालाब अमृत सरोवर का क्या हाल देखने को मिल रहा है। यह तालाब पहले 8 लाख रुपए की लागत से बन चुका था। इसमें सचिव, सरपंच एवं जिम्मेदार अधिकारियों के मिलीभगत से लीपापोती करते आ रहे। जब मीडिया की टीम ने पड़ताल की तो भ्रष्ट अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई। यही नहीं, जनपद सीईओ ने बाइट देने से भी इनकार कर दिया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। और सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में आरोपी वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, भारतीय लेखा परीक्षा और विभाग रायपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। टीम ने उनके ठिकानों पर तलाशी भी ली। आरोप है कि आरोपी ने 13 जुलाई 2006 को एसओ के पद पर ग्रेड वेतन 4,800 रुपए में नौकरी ज्वाइन की थी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद उसने कथित तौर पर हर साल कृषि भूमि, आवासीय भूखंड आदि के रूप में लगभग 10 अचल संपत्तियां खरीदी है। बढ़ते आगे, खबर कोरबा से है, जहां रामपुर क्षेत्र के बालिका गृह में 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने बाथरूम में फांसी लगाकर जान देने के मामले में जांच अब शुरू कर दी गई है। आईसीडीएस अलग से इसकी जांच कर रहा है। विभाग ने डीपीओ रेणु प्रकाश ने बताया कि यह घटना दुखद है। छात्र किसी प्रकार से मानसिक अवसाद से ग्रसित नहीं थी। जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी पर उन्होंने धूमधाम से पर्व ये मनाया था और इससे पहले स्कूल स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में जीतने से खुश भी थी। इस प्रकरण में बालिका गृह की मदर हाउस और सुप्रिंटेंडेंट से पूछताछ की गई है। जांच कमेटी के अलावा हम विभागीय स्तर से भी मामले की जांच कर रहे हैं। और वहीं रायपुर से जानकारी सामने आ रही है, एम्स प्रशासन की बड़ी लापरवाही। एम्स में मरीज ने किया सुसाइड। मरीज को 4 दिन से खोज रहे थे गार्ड। टीन शेड रूम में मरीज का
शव बरामद किया गया है। लटका हुआ शव बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो रायपुर से ये जानकारी, एम्स प्रशासन की बड़ी लापरवाही, जहां मरीज ने सुसाइड कर लिया है। 3 शेड रूम में मरीज का शव लटका हुआ बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। वहीं आपको बताते चले 4 दिनों से मरीज की खोजबीन की जा रही थी। तो रायपुर एम्स का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं भिलाई में मूसलाधार बारिश में एक युवक सुपेला चौक से गुजरने वाले उफनते नाले में गिर गया। करीब 1 घंटे बाद उसका शव 200 मीटर दूर लोहे की जाली में फंसा मिला। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। युवक की पहचान वैशाली नगर निवासी नरेंद्र देवांगन के रूप में हुई है। उसके परिजन घर से बाहर हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया जाएगा। सूचना मिली थी पुलिस को कि लक्ष्मी मेडिकल हॉल के पास सुपेला चौक पे ही एक अज्ञात व्यक्ति नाले में गिर गया है। आगे से बहता हुआ आ रहा था। उसको बचाने की कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। तत्काल सूचना पर पुलिस हरकत में आई और यहाँ पे जैसे ही बारिश का कम हुआ पानी और नाले का जलस्तर कम हुआ, उस व्यक्ति की डेड बॉडी यहाँ से लगभग 150-200 मीटर आगे नाले में जाली में फंसा हुआ मिला। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। उस व्यक्ति की पहचान की कोशिश की जा रही है और उसकी डेड बॉडी को सुपेला शासकीय हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। क्या लग रहा है, कैसे गिरा होगा? शराब के नशे में था या क्या कुछ ऐसा? अभी कुछ भी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय नाले का जलस्तर बहुत अधिक था। हो सकता है दुर्घटनावश वो नाले में गिरा हो और गिर करके वो डूब गया हो, शायद तैरने वगैरह नहीं आता। बाइक या साइकिल वगैरह कुछ किसमें? नहीं, अभी तक बाइक या साइकिल वगैरह मिला नहीं है। हम पतासाजी कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर मिलेगा तो हम उसको भी बरामद करेंगे। वहीं मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर तेज बारिश देखी जा रही है। बात करें राजधानी रायपुर की, तो रात से भारी बारिश हो रही है। बस्तर के कई स्कूलों में भारी बारिश की वजह से स्कूलों में छुट्टी भी दे दी गई है। बारिश का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। मौसम विभाग ने 24 घंटों के भीतर गरियाबंद, धमतरी, बालोद, मौला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर जिलों के 1-2 जगहों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक गहरा अवदाव उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। और छत्तीसगढ़ को शलय भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।